को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर 8 के अंदर हम इंटरनल एनालिसिस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। चैप्टर 7 जो था वो एक्सटर्नल एनालिसिस के ऊपर बात हो रही थी। मैनेजरियल एनालिसिस में हम दो ही एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और जिन मॉडल्स के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनल के अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं, कैपेबिलिटी एनालिसिस है, बीसीजी है, वैल्यू चेन है जिसके ऊपर आजकल हम बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल के ऊपर पेस्टल है, पोर्टर 5 फोर्सेस है। फिर हमने देखना है फेवरेबल बात क्या है, अनफेवरेबल क्या है। फिर हमने देखना है कि करंट में फेवरेबल है या कि फ्यूचर में फेवरेबल होगी। और हमने देखना है अगर अनफेवरेबल है तो क्या प्रेजेंट हालात कोई अनफेवरेबल है या फ्यूचर में जाकर हालात कोई अनफेवरेबल हो जाएंगे। इस सारे एनालिसिस को हम लेकर चल रहे हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी कर चुके हैं। और कल हमने देखा था पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस। पोर्टर ने हमें जो कॉन्सेप्ट समझाया और जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो बात क्या है, उसने कहा कि आपको वैल्यू क्रिएशन करनी है। और जब आप वैल्यू क्रिएशन अपनी कंपनी के अंदर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं या कितनी वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको इन 9 एरियाज के अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखनी चाहिए कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, या इस वाली एक्टिविटी को, इस वाले प्रोसेस को यूटिलाइज करके मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। और वैल्यू से मुराद यहां पर वैल्यू एडिशन है, यानी कस्टमर की नजर में कस्टमर जिस चीज को वैल्यू करता है वो प्रोडक्ट के अंदर हम इंसर्ट करें। तो असल में जो वैल्यू एनालिसिस है और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो एनालिसिस था, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये बेसिकली वर्सेस वैल्यू एनालिसिस, ये एक ही चीज के दो एस्पेक्ट हैं देखने के। जैसे हम कह रहे हैं कि ये सारे मॉडल्स ऐसे ही हैं, अपने अपने जो रिनाउंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लोग हैं वो अपना अपना मॉडल पेश कर रहे हैं कि ऐसे देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी मोर और लेस यही बात कह रहा था कि हमें देखना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल हैं कस्टमर की नजर में। यहां भी हम यही देख रहे हैं। लेकिन पोर्टर ने क्या किया, इनको दो हिस्सों में बांट दिया। उसने कहा एक प्राइमरी एक्टिविटीज है हमारे पास जिनके साथ हम मेजरली काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक इनको सपोर्ट एक्टिविटीज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड ना करें। 4 सपोर्ट एक्टिविटीज हैं। अच्छा, ये 4 ही क्यों है, 6 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं हो सकती थी, 10 क्यों नहीं हो सकती थी? जाहिर है जब मॉडल हम कह रहे होते हैं तो इसका मतलब है ये वाली डिस्कशन नहीं हो रही है। जी सर, ये हम सारे मॉडल्स पढ़ रहे हैं जो कि मोर और लेस सेम ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर हम कैसे फैसला करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमने इनमें से कौन सा मॉडल है? जी, इसका मतलब है हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपना एक मॉडल ड्रॉ करेंगे इन सब मॉडल्स को सामने रखें। क्या यार ये भी देखना चाहिए, इस पे भी फोकस होना चाहिए, इस पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमने ये नहीं कहना कि पोर्टर 5 फोर्सेस लगा रहे हैं या वैल्यू चेन लगा रहे हैं या क्रिटिकल सक्सेस लगा रहे हैं। हमने तो अपने ओवरऑल बिजनेस को देखना होगा। ये तो एग्जामिनेशन स्टाइल है ना कि जब वो हमें कहेगा कि वैल्यू चेन लगाएं तो हम वैल्यू चेन लगा रहे होंगे, जब वो हमें कहेगा कि आप बेंचमार्किंग बताएं तो हम बेंचमार्किंग कर रहे होंगे। नहीं, अच्छा कर भी रही होंगी तो तब भी हम ये कहेंगे कि यार उसकी राय ये है और इसकी राय ये है, क्योंकि ये असल में आप समझे ये रिकमेंडेशंस हैं। इनमें से चूज करके हमने अपने बिजनेस के अंदर खुद एनालिसिस करना है। अब कस्टमर टू कस्टमर एनालिसिस करना है, सिचुएशन टू सिचुएशन एनालिसिस करना है। मसलन ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी या वैल्यू चेन एनालिसिस भी हमें ये कह रहा है कि आप वैल्यू कीजिए कि कस्टमर को इस वक्त क्या चाहिए। इसी को हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कह रहे थे। अब ये 2 कस्टमर के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, 2 सिचुएशंस के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मसलन आप फर्ज किया एक एसी खरीदने के लिए गए हैं, और जब आप एसी खरीदने के लिए जा रहे होंगे, असल में सारा सब्जेक्ट आपको कह भी यही रहा है कि आप कोई सिचुएशन एज्यूम करके खुद को उसमें ले जाकर सोचें कि अब इस सिचुएशन में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होंगे। आप एसी परचेज करने जा रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहा होगा उस वक्त? क्वालिटी चाह रहा होगा। अच्छा जी, चलिए जी, क्वालिटी चाह रहा होगा। हम कहते हैं जी नंबर 1 क्वालिटी होगी जी, और प्राइस चाह रहा होगा, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। वेरी गुड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन वो देख रहा होगा कि ये इसकी कंजम्पशन क्या है, यानी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंट कितना है, एनर्जी एफिशिएंट। और क्या चाह रहा होगा? आफ्टर सेल्स चाह रहा होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें। अच्छा, फिर यहीं पर वो जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में टारगेट कॉस्टिंग पढ़ी होगी, तो टारगेट कॉस्टिंग का भी एक एस्पेक्ट था, पता नहीं अब आपके सिलेबस में है कि नहीं है,
कि वैल्यू एडिड सर्विसेज कौन सी हैं और नॉन वैल्यू एडिड सर्विसेज कौन सी हैं। अब ये पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं है, ठीक है ना। मसलन टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो ये था कि एक प्रोडक्ट जिसकी सेल प्राइस 180 रुपए है और हमारा मार्जिन रिक्वायर्ड 30 रुपए है, तो हमारे पास जो कॉस्ट का बजट है वो 150 रुपए, ठीक है ना। ये हमारी टारगेट कॉस्ट है। वो कहते हैं अच्छा अब 150 में चीज नहीं बन रही, 190 में बन रही है, तो क्या करें। तो कहते बिल्कुल नहीं बनानी, हमारे पास बजट ही 150 है। अगर हम 150 से ज्यादा की चीज बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये तो अचीव ही नहीं होना। तो ऐसा बिजनेस, ऐसा काम करने का क्या फायदा है जिसमें हमारा टारगेट ही अचीव नहीं हो रहा। तो वहां भी वो कहते हैं कि नहीं, अब आप इस 190 की जो कॉस्टिंग है इसको दो हिस्सों में बांटे, वैल्यू एडिड कॉस्ट कौन सी है और नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट कौन सी है। यानी ऐसी कॉस्ट जो इनकर हो रही है और कस्टमर की नजर में इस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो रही है, फायदा हो रहा है, उनकी लिस्ट अलग करें। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कॉस्ट भी खर्च कर रहे हैं और कस्टमर उसको वैल्यू भी नहीं दे रहा। अब क्योंकि आपको सामना किस चीज का, कॉस्ट रिडक्शन करनी है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को माइनस करके देखें। हो सकता है ये माइनस करने के बाद इसकी कॉस्ट आपकी रेंज में आ जाए। अच्छा पता चला ये माइनस करने के बाद ये 140 रुपए का हो गया। टारगेट कॉस्टिंग ये कहती है कि नहीं, अब आपके पास 10 रुपए का बजट आ गया, इसमें ऐड करें वैल्यू, इसमें वैल्यू ऐड करें। बिकॉज आप ये करना चाह रहे हैं, इस पर आए, इस बजट में जो कुछ कस्टमर को दिया जा सकता है वो देना है, जो नहीं दिया जा सकता उसको देखना है, वैल्यू एडिड नॉन वैल्यू एडिड उसको माइनस कर लेना। अब ये भी वही बात हो रही है जो भी हम कर रहे हैं। तो एक्चुअली डिफरेंट मॉडल्स एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हुए आगे चल रहे हैं और ये सारी गुफ्तगू बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, सिचुएशन टू सिचुएशन है। मसलन आपने एसी के डिब्बे की पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है, क्या जब आप एसी को चूज करने जा रहे हैं उस वक्त आप ये भी देख रहे हैं कि इसकी पैकिंग किस में आ रही है? नहीं, जनरली पैकिंग तो डिस्कस ही नहीं हो रही। आप तो शॉप के अंदर हैं, यहाँ एसीज लगे हुए हैं, यहाँ मॉडल देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, फीचर देख रहे हैं, उसके पीछे एक ये लगा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ ये इसकी सारी एफिशिएंसी की रेशोज लिखी हुई हैं। जो पढ़ा लिखा कस्टमर है वो इनको भी रीड कर रहा है कि अच्छा इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी BTU कितने हैं, वो सारी चीजें भी वो देख रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा यार ला के दिखाओ ये किस डब्बे में आया। ऐसे ही है ना। लेकिन क्या डिब्बा कस्टमर के लिए अहम नहीं है? अहम है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट समझे, इसी से ही क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को देखने का एक दूसरा एंगल भी है। कुछ कॉस्ट ऐसी हैं विच द कस्टमर इज विलिंग टू पे, लिखें कहीं ये बात, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कस्टमर विलिंग टू पे है। यानी कस्टमर समझता है कि हाँ यार ये चीज मुझे मिल रही है और इस वजह से ये चीज महंगी है तो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कस्टमर विलिंग टू पे नहीं है, हाँ उसे मिल रही है तो उसे अच्छा लग रहा है। मसलन जब आपने एसी उसने आपको निकाल के लेकर आया, स्टोर से एसी लेकर आया, तो जिस पैकिंग में वो है वो पैकिंग थोड़ी सी खराब हुई है, फटी हुई है थोड़ी सी, तो कस्टमर फौरन कहेगा यार भाई ये क्यों ले आए, ये फटा हुआ डब्बा ले आया तो मेरे लिए सही वाला लेकर आओ, ठीक है। लेकिन अगर उसे एसी को सेल करने का मॉडल ये हो कि ये एसी लगा हुआ है और आपने इसकी प्राइस बताई जी, फर्स्ट किया 75,000 है, फिर आपने उसे कहा कि सर 3 ऑप्शन हैं, ये डिब्बा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1,000 रुपए की पैकिंग है, ये 1,500 रुपए की पैकिंग है, ये 3,000 रुपए की पैकिंग है, बताइए किस में पैक कर दें? वो कहते हैं ऐसी गाड़ी में रख दें, मैंने तो जाती तो फिट करवा लेना। एक्चुअली ही इज नॉट विलिंग टू पे। इसका मतलब है इस वक्त इस डिब्बे को ये कस्टमर क्या कह रहा है, नॉन वैल्यू एडिड। और नॉन वैल्यू एडिड के ऊपर कस्टमर पैकेज में कोई चीज आ रही है उसे बड़ी अच्छी लग रही है, आप उसे सेपरेटली चार्ज करके देखें वो फौरन पीछे हो जाता है। और इसी टेक्निक से हम दुनिया भर में बहुत सारे ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, चलाते हैं। जैसे जब दुनिया को लगा कि यार ये जो शॉपिंग बैग्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, तो इससे पहले वाली वर्ड क्या थी, जो अच्छे ब्रांड थे वो इतने बेहतरीन, इतनी अच्छी क्वालिटी के शॉपिंग बैग्स बनाते थे कि लोग उन शॉपिंग बैग्स को शॉपिंग के अलावा कैरी करते थे कि यार ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का बैग है। और जब ये ट्रेंड आया उसमें सबसे पहला काम ये किया, क्योंकि ग्रेजुअली कस्टमर के बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। आपने देखा होगा हमारे मुल्क में भी चले अच्छे बैग नहीं थे, लेकिन इन सब ने ये करना शुरू किया कि आप मेट्रो से किसी भी जगह से जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उन्होंने शॉपिंग बैग को चार्ज करना शुरू किया।
अगर कितने शॉपिंग बैग चाहिए, इतने का एक है, कस्टमर जो 50,000 की ट्रॉली में पैकिंग वो शॉपिंग करके आया ना, वो 20 रुपए के शॉपिंग बैग नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि उसकी नजर में ये नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, वो इस पे 20 रुपए नहीं खर्चना चाहता और 50,000 रुपए की शॉपिंग करके आया। अब वो ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिमाग में करता है कि कितने मुझे चाहिए, और जब तक वो फ्री दे रहे थे तो वो अगर मतलब चाहिए 5 बैग और उन्होंने 10 रख दिया, फिर भी कहता था यार भाई और रखो ना, आप देखिए नहीं कितनी शॉपिंग है। नॉन वैल्यू एडिड बिहेवियर इसी का नाम है। तो हम चीजों में से वो चीजें निकाल देते हैं। हाँ, ये इस सारी दुनिया ने इस वाली टेक्निक को, टारगेट कॉस्टिंग के इस कॉन्सेप्ट को फिर इंट्रोड्यूस करके इस तरह बिल्ट इन किया। उन्होंने कहा यार आप अपने प्रोसेस के ना फीचर्स अलग अलग करके सेल करने शुरू कर दें, जिस कस्टमर के लिए, क्योंकि हम एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो उसमें कुछ लोग होंगे उनके लिए वो चीज फिट बैठेगी और कुछ होंगे उनके लिए फिट नहीं बैठेगी। तो आप ऐसा करें, अपनी प्रोडक्ट के ना फीचर अलग अलग कर दें, एक बेसिक प्रोडक्ट कर दें, फिर इसमें जिसके लिए जो चीज वैल्यू है उसकी अलग प्राइस चार्ज करें, जिसके लिए वैल्यू करता होगा खरीद लेगा, जिसके लिए नहीं करता, मसलन एक शख्स ने एसी जो है गिफ्ट करना है, वो हो सकता है कि यार आप इस वाले डिब्बे में पैक करें, और एक है जिसने लाते ही घर रखना भी नहीं है, वो कह रहा है भाई कारीगर मेरे साथ भेजें, वो कह रहा होगा भाई ये भी नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ एसी मेरी गाड़ी में रखें, जाते मैंने फिट कर देना, मुझे क्या जरूरत है बैग की। इसका मतलब है खुद ही फैसला कर लेंगे लोग कौन सी चीज उनके लिए क्रिटिकल सक्सेस है, कौन सी चीज वैल्यू ऐड कर रही है, कौन सी चीज वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को, वैल्यू एडिशन को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी एक हमारा बेसिक वेरिएंट आ गया गाड़ी का, ये तो है ही है, ये तो सब कुछ आ ही रहा होगा। जापानीज में खास तौर पे, क्योंकि सारी टेक्निक ज्यादा जापान से आ रही थी, तो जापानीज ने सबसे ज्यादा इसको यूज किया। उन्होंने उसके बाद गाड़ी के फीचर्स देने शुरू कर दिए कि जी अब आप बताइए कौन कौन से सेंसर आपको गाड़ी में रिक्वायर्ड है, क्या आपको लाइट्स का सेंसर रिक्वायर्ड है, रेन का सेंसर रिक्वायर्ड है, पार्किंग का सेंसर रिक्वायर्ड है। हर सेंसर की अलग अलग प्राइस है। जब आप गाड़ी बुक करवा रहे हैं, जो जो चीजें टिक करेंगे वो गाड़ी में लगा देंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं लगाएंगे। इसीलिए जो जापानीज व्हीकल्स आपके यहाँ आती हैं, ये यूज वाली जो व्हीकल आती हैं, आप कभी उसको ऐसे एनालिसिस के लिए देखें जाकर, तो एक ही गाड़ी दूसरी गाड़ी के फीचर्स फर्क हैं। क्यों फर्क है? वहां ये सेल अलग अलग हो रही हैं चीजें, कि जिसके लिए चीज वैल्यू ऐड करेगी वो वैल्यू ऐड करवा लेगा, जिसके लिए नहीं करेगी वो नहीं करवाएगा। कस्टमाइजेशन से लिंक है। कस्टमर विल डिफाइन कि उसके लिए क्या चीज वैल्यू ऐड कर रही है। आप पिज्जा जा रहे हैं, किसी भी ब्रांड पर जा रहे हैं, एक बेसिक पिज्जा है, फिर वो आपसे पूछते हैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहिए, चिकन की चाहिए, चीज की चाहिए, किस चीज की चाहिए। अब जो लोग चीज लवर हैं उनके लिए ये वैल्यू है कि ठीक है वो एक्स्ट्रा चीज लगवाकर प्राइस ऊपर ले जा रहे हैं, और एक बंदा कहता है नहीं चीज का ही जायका सारा डोमिनेट कर जाएगा, तो वो नहीं एक्स्ट्रा टॉपिंग करवाएगा। ठीक है ना, सब लोग इस तरह से चलेंगे, इस तरह से हम ये सारा काम कर रहे होंगे। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने यहां सोचना है कि कहां मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं और कहां मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, या मेरे इनबाउंड लॉजिस्टिक कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल ये मैंने यहां एक डाली है मैकडोनल्ड से रिलेटेड, क्योंकि मैकडोनल्ड को हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैकडोनल्ड ने कैसे वैल्यू चेन एनालिसिस को अप्लाई करके अपनी चीजों को बेहतर किया। सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक से क्या मुराद थी? चीजें परचेज करने से लेकर इस्तेमाल से पहले तक, स्टोरेज तक, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक कहलाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब है यहां अगर हमें ऐसे कोई सिनेरियो बेस दिया जाए तो हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा यार ये वाला इदारा क्या चीजें खरीद रहा होगा। तो अब जरा हम सोचते हैं क्या मैकडोनल्ड क्या खरीद रहा होगा। जाहिर है कहीं से चिकन खरीद रहा होगा, कहीं से मायो खरीद रहा होगा, कहीं से बन खरीद रहा होगा, कहीं से वो आइसबर्ग और ये जो वेजिटेबल्स और ये जो पिकल्स उसमें डल रही हैं, ये सारी चीजें खरीद रहा होगा। इसका मतलब है जब हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे तो हमने देखना है कि यार क्या इनके बेहतरीन सोर्सेज अवेलेबल हैं मैकडोनल्ड के पास। तो पता चलेगा कि यस, लो कॉस्ट, मैकडोनल्ड हैज प्री सिलेक्टेड लो कॉस्ट सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल फॉर देयर फूड एंड बेवरेजेस और दिस एंड दिस दिस। ये इसके किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इनबाउंड लॉजिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वैल्यू क्रिएट होने का क्या मतलब है? क्या ये काम करके हम एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं? तो कैसे कमाएंगे? दो में से कोई एक बात, या तो हम चीजें से, या हम चीजें वो खरीद रहे हैं कि क्वालिटी हम प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, और हम कह रहे हैं क्योंकि हम ये चीज यूज करेंगे तो दूसरा कोई यूज नहीं कर रहा होगा, तो भी एक ही बात है, फिर भी बिल्कुल ठीक हो गई बात। ऐसे हमने एनालिसिस करना है हर एक फीचर को सेपरेट करके, कि या तो कॉस्ट में चीजें कम हैं या हमारी उनकी हैंडलिंग कोई बड़ी स्पेसिफाइड किस्म की है। ठीक है, मसलन इसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया वो आइसबर्ग वाला एरिया होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट, ये वो थोड़ी सी देर में वो अपनी क्वालिटी लूज कर जाती है।
उसका क्या अरेंजमेंट है, वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। हो सकता है हमने फार्मर्स के साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रखा हो और हमारी कोई स्पेशल डिलीवरी वैन्स हो जिसके अंदर वो बिल्कुल सही क्वालिटी में हमारे इन हाउस तक पहुंचती है, मेंटेन टेम्परेचर के ऊपर पहुंचती है, और फिर हम उसे मेंटेन ही टेम्परेचर के अंदर रखते रखते इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहेंगे कि अच्छा यार, इस सारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से क्या हुआ, हम बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो लोगों को समझ आ रही है कि अच्छा यार, ये जितनी फ्रेश आइसबर्ग यूज कर रहे हैं कोई नहीं यूज कर रहा आइसबर्ग, वैल्यू क्रिएट हो गई है। या ये जितना अच्छा चिकन यूज कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट हो गई है। या यार, इनके चिकन में कभी ऐसा नहीं होता कि आपने चिकन पीस को ओपन किया है तो कहीं से अंदर से ब्लड टाइप कोई और ऐसी चीज निकल आए। ये सब क्या हो रहा है, वैल्यू क्रिएशन हो रही है, वैल्यू क्रिएशन हो रही है। या इस सारे का एक दूसरा एस्पेक्ट है कि ये सब चीजें इतनी हम चीप प्राइस पर खरीद रहे हैं कि लोगों को ये 50 रुपए की कॉस्ट कर रही है, हमें 30 रुपए की कॉस्ट कर रही है, तो 20 रुपए की वैल्यू क्रिएशन हो रही है डेफिनेटली हमारे लिए। फिर आ गया ऑपरेशंस। ऑपरेशन में हमने कहा था कि हम अपने रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ है वो सब हमारे क्या है, ऑपरेशंस है। तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा जी, हमारे पास क्या ऑपरेशंस है, क्या इक्विपमेंट है, हाईटेक इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। हम चीज, क्योंकि फास्ट फूड इंडस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्री में चीजों की जो लाइफ है वो मिनट्स के अंदर मैयर होती है। हमारे एसओपीज क्या हैं, हम उस सारे के उसको देख रहे हैं और हम उस लाइफ को कैसे प्रिजर्व करने में कामयाब हो रहे हैं, तो वो हमें ऑपरेशन बताएंगे। फिर आ गया outbound logistics. Instead of formal sit-down restaurant, McDonald have restaurant that focus on customer service, self-service counter या drive-thru के जरिए काम करें। हम इस पे बिलीव नहीं करते कि लोग आकर बैठ जाएंगे, फाइन डाइन की तरह से लोग आकर बैठ जाएंगे, वहां जाकर मेन्यू लेंगे, वहां ऑर्डर होगा, फिर चीजें वहां डिलीवर होंगी। जनरली ऐसा नहीं करते। या कस्टमर आके काउंटर पे ऑर्डर देगा और अपना ऑर्डर खुद पिक करके अपनी टेबल पे जाएगा, या ड्राइव थ्रू में आएगा, या फिर हम होम डिलीवरी कर रहे होंगे। ये 3 मॉडल्स हमारे चल रहे हैं। तो ये क्योंकि चीज बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचने का नाम क्या है, आउटबाउंड बाउंड्रीज। चीज बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचने से पहले सम टाइम आपको स्टोरेज भी रिक्वायर्ड है और डिलीवरी भी रिक्वायर्ड है। अब आप देखते हैं, बाज ब्रांड्स को आप कॉल करते हैं, होम डिलीवरी में उनसे चीज मंगवाते हैं, जब फूड आपके पास आता है तो जस्ट लाइक ओवन हॉट होता है। और बाज ब्रांड जो है वो इस चीज को नहीं मेंटेन कर पाते और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है आपके घर तक चीज पहुंची है तो ठंडी हो गई या कुछ भी हो गया। इसका मतलब है वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे। किस हेड में, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। अब देखना पड़ेगा कि आपका, फिर वही बात है, आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्या, या कस्टमर किसको वैल्यू कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। आप अगर पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं तो यकीनन कस्टमर इसको वैल्यू करेगा कि आपने कितना हॉट पिज्जा उन तक डिलीवर किया है। अगर आप हमेशा ही, आपने इस सारे के लिए आपको क्या स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपको अपनी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या मतलब, आपके राइडर ज्यादा होने चाहिए, वो राइडर के पास जो हॉट बॉक्स है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसको हैंडलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक राइडर बहुत ज्यादा ऑर्डर लेके ये ना सोचें आप कि यार ये उधर ही गार्डन टाउन में जा रहा है तो गार्डन टाउन के 4 ऑर्डर लेकर चला जाए। अब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। इफ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू तो आपको कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, फिर ही वैल्यू क्रिएशन होगी। और पता चले, अब मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, पता चले एक शॉप है और उन्होंने अपना एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इस एरिया के अंदर ना हमारे पास रीजनेबली गुड ऑर्डर आ ही रहे होते हैं। ये कोई 1-2 ब्लॉक हैं और इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आ ही रहे हैं और कोई स्पेसिफिक 1-2 प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बहुत लंबी रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। कहा यार व्हाई नॉट, हमें एक वैन बनाए, हम पिज्जा ही बनाना है, पिज्जा के अंदर इतना लंबा सारा कोई मसला नहीं चाहिए, एक छोटी सी वैन हमारी हो, उसके अंदर ही पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग हम कर लेंगे और जैसे ही ऑर्डर आएगा हम मैन्युफैक्चर करते करते होम घर तक पहुंचेंगे और ऑर्डर जनाब उन्हें उसी वक्त ओवन हॉट निकालकर पिज्जा डिलीवर कर देंगे। तो एकदम से सारी इंडस्ट्री के नॉर्म्स चेंज हो जाएंगे और इस बंदे के पास सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करने का चांस होगा। इसने प्रोडक्ट को ही क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। इसने कहा भाई बाकी पिज्जा छोड़ें यार, वो कोई आपके घर पे आके बना के दे रहे हैं, हम तो आपकी गली में उसी वक्त बना के ओवन से निकाल के आपको होम डिलीवरी में भी एग्जैक्टली ओवन हॉट पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। अब इस बंदे को अपने पिज्जा को हाई कॉस्ट पर बेचने की जो सलाहियत पैदा हो रही है वो क्यों हो रही है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की वजह से। तो ऐसे हमें हर हेड को देखना है, हर हेड को अलग अलग एनालिसिस करना है कि इस हेड में रहते हुए मैं वैल्यू क्रिएशन क्या कर सकता हूं। ठीक है ना, ये तो हमने ज्यादा इनोवेटिव बात कर ली, लेकिन हम अगर दरमियानी बात करें तो हम अपनी डिलीवरी को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, हम डिलीवरी बॉय ज्यादा रख सकते हैं, हम अपना वो जो हॉट बॉक्स है उसके साथ
उसकी क्वालिटी को बेहतर करके हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। हम इस चीज पे फोकस करें कि एक डिलीवरी बॉय एक कस्टमर का ऑर्डर लेकर जा रहा हो, जब वो मल्टीपल कस्टमर का ऑर्डर लेकर निकलता है तो जाहिर है जिसको पहले डिलीवर करेगा उसको बेहतर क्वालिटी मिल जाएगी, जिसको बाद में करेगा उसको लो क्वालिटी मिल रही होगी। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स को देखना पड़ेगा कि हम मार्केट कैसे कर रहे हैं, हम पिच किसको कर रहे हैं, हम टारगेट किसको कर रहे हैं। फिर वही देखना पड़ेगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन लोग हैं। मतलब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और एक फैमिली आई है, तो उसने फैमिली के किन लोगों, कौन से लोग उसके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं। टीनेजर हैं, किड्स हैं, या 40 प्लस 35 प्लस वाले लोग हैं, किसको उसने खुश करके भेजना है, किसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो फास्ट फूड में 40 प्लस वाले तो इतने ज्यादा उसके कस्टमर नहीं होंगे। इसका मतलब है या वो टीनेजर को टारगेट करे या फिर किड्स को टारगेट करे, बिकॉज ये ड्राइव करके कस्टमर को लेकर आ रहे हैं, ये घर में प्लान बना रहे हैं कि नहीं आज फलां जगह खाना है, नहीं आज ये नहीं खाना, आज ये करना है। वो बेचारे जो मेरे वाली एज के बंदे हैं वो तो बस एज अ ड्राइवर साथ जा रहे हैं कि चलो भाई, या एटीएम साथ जा रहे हैं कि पैसे मैंने देने हैं तो चलो जी बस दैट्स इट। इसका मतलब है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में ये वाला एरिया भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने किसकी नीड्स, हमने कहा था ना मार्केटिंग से क्या मुराद है, कस्टमर की नीड्स देखनी है, किस कस्टमर की नीड्स देखनी है। बाद दफा एक छोटी सी बात, एक छोटा सा फैक्टर एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मतलब आज से कोई 5-7 साल पहले एक ब्रांड शुरू हुआ जॉनी जुगनू के नाम से, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे डेफिनेटली उसको। ये लम्स के 3 बच्चे थे और ये एक ब्रांड शुरू हुआ जॉनी जुगनू के नाम से, और इन्होंने फास्ट फूड में टीनेजर को टारगेट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा रीवैम्प किया। रीवैम्प क्या किया, इन्होंने मील की क्वांटिटी ऐसी रखी कि एक टीन एज का बच्चा भी अगर एक मील लेता है तो उसकी फूड की नीड्स पूरी हो जाती है। जाहिर है क्वालिटी भी अच्छी थी, इनका टेस्ट भी बेहतर था, सब कुछ बाकी सब चीजें तो होनी थी। इन एडिशन टू दैट KFC से, मैकडोनल्ड से, हार्डी से या किसी भी और ब्रांड से इन्होंने जो डिफरेंशिएट किया खुद को, वो उस मील की क्वांटिटी को किया। आप चले जाएं शाम में, पागलों की तरह रश लगा हुआ है हर जगह पे, इनकी हर ब्रांच ऐसे जैसे फ्री बट रहा है। एक छोटा सा फैक्टर चीजों को ड्राइव कर रहा है। उन्हें लगा कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि एक बच्चा जो 500-700 रुपया 800 रुपया खर्च कर रहा है और उसको फील आ रही है कि यार अभी भी भूखा है, खाना तो घर ही जाके खाना है, इसको चेंज करें। ठीक है ना। तो इस एक फैक्टर से उन्होंने इतनी ज्यादा सक्सेस ली कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर सर्विसेज आपने सर्व कैसे करना है, एक्चुअली आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने बिजनेस मॉडल में। हमने कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। अब मैं जॉनी जुगनू की बात ही करें, वो कहते हैं यार हमने कोई सर्विस नहीं देनी कस्टमर को। कस्टमर आए, अपनी गाड़ी पार्क करे, आके ऑर्डर करे, यहाँ खड़ा हो ऑर्डर ले, ना कोई सीटिंग अरेंजमेंट है, ना कुछ है, कोई चीज नहीं है। उनके ख्याल हर बिजनेस ने अपना मॉडल खुद बनाना है, क्या वैल्यू एडिड है, क्या वैल्यू एडिड नहीं है। वो कहते हैं यार मैं इतना बड़ा हॉल लूं, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया उसका किराया दूं, फिर उसके अंदर एम्प्लॉइज रखूं, फिर उसके अंदर AC लगाऊं, फिर ये सारे ओवरहेड्स करूं। क्या कस्टमर ये सोच रहा है कि यार इस बर्गर को यहां बैठकर जब मैंने खाया है तो 150 रुपया तो इस एनवायरमेंट की कॉस्ट है। कहता नहीं, कस्टमर ये नहीं सोच रहा। उन्होंने कहा यार यही 150 रुपया ना फूड क्वालिटी में डाल दो, मील की क्वांटिटी ज्यादा कर दो, उसकी क्वालिटी ज्यादा कर दो, ये कस्टमर गाड़ी में बैठ के खा लेगा, गाड़ी की जो लड़के होंगे वो डिग्गी में बैठ के खा लेंगे, जो और ट्रेंडी बच्चे होंगे वो वहीं आके सड़क पे बैठ जाते हैं, नीचे वहीं बैठ के खाना शुरू कर देते हैं और वो अल्लाह गुला भी करते रहते हैं, वहीं खा खू भी जाते हैं। वो कहता है कस्टमर इसको वैल्यू नहीं कर रहा कि मैंने एम्बियंस क्या देनी है, और ना मैं उस कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ, मैं तो टीनेजर को टारगेट कर रहा हूँ जो आके वहीं गप्पे मारते रहेंगे, वहीं सिगरेट पी लेंगे, वहीं जनाब बैठ के खाना खा लेंगे और बस घर चले जाएंगे। इन्हें कोई मसला नहीं है कि जनाब बड़ा अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए था, कुछ नहीं होना चाहिए था, ना इन्हें आपने सर्व करना है, ना इन्हें कहना है जना ऑर्डर टेकर आए ऑर्डर ले, कुछ नहीं है। ये आए काउंटर पर ऑर्डर दें, क्योंकि रश है तो 20 मिनट खड़े हो अभी इधर। हाँ, इन्हें थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देंगे कि इन्हें अलार्म दे देंगे कि जब इनका ऑर्डर तैयार हो गया तो बेल हो जाए ताकि आके अपना रिसीव कर लें। वही 150 रुपया जो हॉल खरीदना था, जिसे आपने अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ानी थी, उसमें से हो सकता है उन्होंने 50 रुपए कहाँ डाल दिए हो, फूड की क्वांटिटी में डाल दी हो, क्वालिटी में डाल दी हो, और वो एक सक्सेसफुल मॉडल आपके सामने नजर आ रहा है। तो एक्चुअली हमें ऐसे दिमाग को इस्तेमाल करना सीखना है कि कस्टमर ने, बिजनेसमैन ने डिसाइड करना है कि मेरे कस्टमर के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा, मैं किसको टारगेट कर रहा हूं। अब जॉनी जुगनू पे जाकर कोई ऑफिस अपनी गैदरिंग नहीं रख सकता, कोई जो कॉर्पोरेट लोग विजिट करते हैं कहते हैं छोड़े यार ये वाला कस्टमर मेरा है ही नहीं, महीने का अट्रैक्ट नहीं करना। एक्चुअली क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको अपने बिजनेस का होना चाहिए, आपकी टारगेट मार्केट कौन लोग हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो जिनका डाइन इन भी नहीं है, आउटलेट ही नहीं है,
वो सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी दे रहे हैं और वहां से चला रहे हैं। वो कहते हैं इसकी भी जरूरत नहीं है कि आपका कहीं पर आउटलेट हो। आपकी टारगेट मार्केट ही सारे लोग कौन है? होम डिलीवरी के लोग हैं। तो ऐसे हमें देखना है। तो ये एक मैकडोनल्ड की एग्जांपल मैंने आपके साथ यहाँ डिटेल में डिस्कस की। फिर इसके बाद ये सारा कुछ हमने डिफाइन किया था। फिर किताब आपको कुछ थोड़ी सी बातें और भी बता रही है कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। एडिंग वैल्यू से मुराद क्या है, मैनेजमेंट ने किस तरह से एडिंग वैल्यू करनी है। कहते हैं इस तरह के कुछ स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट आपको देखना चाहिए। हु इज द कस्टमर, जो भी सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूं। कस्टमर कौन है? कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो फिर मुझे और तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। फैमिलीज हैं तो मुझे और तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। टीनेजर हैं तो फिर मुझे और तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। तो सबसे अहम बात है आप सबसे पहले पूछे हु इज कस्टमर, ताकि आप उसके अंदर रहकर वैल्यू क्रिएट करें। वो कस्टमर किसको वैल्यू कर रहा है? क्या एम्बियंस को वैल्यू कर रहा है, या फूड की क्वालिटी को वैल्यू कर रहा है, या फूड के टेस्ट को वैल्यू कर रहा है? उस वक्त उसको देखे व्हाट फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस डू दे वैल्यू, किस चीज को वो उस वक्त वैल्यू कर रहा है। ठीक है, हाउ डू वी प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर इन द प्रोडक्ट और सर्विस, और हम कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हम कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ कैन वी एड द वैल्यू दैट कस्टमर रिसीव्स, हाउ कैन वी एड वैल्यू मोर सक्सेसफुल देन कंपेटिटर। सबसे अहम मसला कि मैं कंपेटिटर से कैसे बेहतर हो जाऊं ताकि मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज मिलना शुरू हो जाए। कि जी आप कहें जनाब अच्छा जी हार्डीज का बर्गर उसका वेट कितना है, फलां का बर्गर वेट कितना है, फलां का बर्गर वेट कितना है, कस्टमर वैल्यू करेगा ना। या इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट है, रैप है तो हार्डीज रैप दे रही है, आप 4 रैप भी एक बंदा खा जाएगा बैठ के, लेकिन जॉनी जुगनू 1 रैप लेंगे आपकी मील की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हाउ कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट, ये बड़ी अहम बात है। आप कंपेटिटर से कैसे बेहतर है, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे अपने बिजनेस में वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे लगाना चाहिए। फिर किताब आपको बता रही है कि मेथड ऑफ एडिंग वैल्यू क्या हो सकते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले ऑल्टर प्रोडक्ट डिजाइन। अब जाहिर है उस तरह की चीजें आ गई हैं जहां फ्रिज आ गया है, जहां टेलीविजन आ गया है, जहां मोबाइल आ गया है, जहां गाड़ी आ गई है। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट के डिजाइन में ऐसे फीचर ऐड करें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। और जब आप ऐसे फीचर ऐड कर देंगे इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर तो पता चलेगा आपने मार्केट सेगमेंटेशन क्रिएट कर दिया, आपने अपना मार्केट का सेगमेंट सेपरेट कर दिया। और आपको ढूंढना चाहिए कि आपके कस्टमर्स के अंदर क्या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर भी आपके साथ अटैच है। क्या आप अपनी प्रोडक्ट की ऐसी सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं कि आप कहें यार इन लोगों के लिए ये मेरी एक खास प्रोडक्ट है, बाकी भी हैं लेकिन स्पेसिफिक टू दोज पीपल ये प्रोडक्ट भी है। जैसे लेट्स अज्यूम, ऐसे ये जरूरी नहीं है कि सारी बातें कहीं रियलिटी में हो भी रही हो। मसलन आईफोन जो है वो एक फीचर ऐड करे, वो कहे यार अगर अकाउंटेंट आईफोन परचेज कर रहा है ना और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग उसको पता है कि यार मैं अकाउंटेंट हूं तो आप हमारे आईफोन का फलां वाला मॉडल ले लें, उसके अंदर हमने फाइनेंशियल कैलकुलेटर बिल्ट इन किया हुआ है। अब फाइनेंशियल कैलकुलेटर कोई 20,000 रुपए का सेपरेट एक कैलकुलेटर आपको परचेज करना पड़ता है। आप ये CFA वगैरह जो बच्चे कोर्सेज कर रहे होते हैं उन्हें खरीदने की जरूरत पड़ती है, आपको तो नहीं जरूरत पड़ती। तो अगर हमने फाइनेंशियल कैलकुलेटर इसके अंदर ऐड कर दिया है तो एक्चुअली हमने क्या कर दिया, एक मार्केट सेगमेंटेशन क्रिएट कर ली है। हमने अकाउंटेंट का एक सेपरेट सेगमेंट बना लिया है और जाहिर है 20,000 का कैलकुलेटर अगर मैंने इसके अंदर डाला है, अब मैं इसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ाने की भी पोजीशन में आ गया हूं। तो कह रहा है कि सबसे पहले आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल कस्टमर देखें जिनकी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो और वो विलिंग टू पे हो, तो आप इस ग्रुप को तो सेपरेट करें ना, इससे तो कुछ फायदा उठाएं, इससे तो कुछ बेनिफिट उठाना शुरू करें, यहां से तो वैल्यू क्रिएट करें। फिर वो कह रहे हैं मार्केटिंग इजियर, वही हमने कहा था कि प्रोडक्ट कितना आसानी से मिल जाएगी, कहां मिल जाएगी, कितनी आसानी से मिल जाएगी, उसको देखना शुरू करें कि कितनी आसानी से आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। प्रमोटिंग अ ब्रांड नेम, वो कहता है एक है वैल्यू क्रिएट करने का आसान तरीका है, आप अपने ब्रांड को कस्टमर की नजर में उसकी वैल्यू बढ़ाएं ताकि कस्टमर को पता चले यार मैं खरीद रहा हूं, महंगी खरीद रहा हूं तो ठीक है यार मैं ब्रांड भी तो खरीद रहा हूं। और ब्रांड के साथ, एक सक्सेसफुल ब्रांड के साथ कस्टमर की लॉयल्टी पैदा हो जाती है। कस्टमर हमेशा पहले ही परसीव करता है कि उसको बेहतर क्वालिटी मिली है। परसेप्शन, हमने उस दिन भी बात की थी कि क्वालिटी परसीव भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है। तो चले एक्चुअल नहीं भी है तो हम कह रहे हैं कि ब्रांड के साथ कस्टमर ने परसीव कर लिया है कि उसको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। अगर आप अपने ब्रांड को बेहतर करें, यहां से भी आपको फायदा मिल सकता है। डिलीवरिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट मोर क्विकली, लेकिन कब? जब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर यही हो या कस्टमर इसे वैल्यू कर रहा हो। और अगर कस्टमर कह रहा है यार इससे क्या फर्क पड़ता है, आप ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठहर के आ जाएगी। का मतलब है इस वाली रीजन में या इस वाली प्रोडक्ट में डिलीवरी टाइम वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ऐड कर रहा है तो ये बड़ा जबरदस्त फीचर हो सकता है। मतलब पाकिस्तान में कोई ऑटोमोबाइल्स आए, नई गाड़ी आए और वो कहे यार ये आप लोगों ने सारी दुनिया से हटके कल्चर बना रखा है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है
कि आप गाड़ी खरीदने आए हैं तो पता चलता है गाड़ी ऑन पर अवेलेबल है। वो कहते नहीं यार हमारी गाड़ी ऑन पर नहीं अवेलेबल होगी, रेडी अवेलेबल है, आइए अभी पैसे दें गाड़ी घर ले जाएं, अपनी प्राइस पर ले जाएं। यहाँ तो जितनी छोटी गाड़ी है जो आम इंसान की गाड़ी है उस पर उतना ज्यादा ऑन है। मतलब कल्टस पे, ऑल्टो पे आप देखिए जो बंदा बेचारा वो गाड़ी खरीद रहा है उसे कह रहा है 3 लाख रुपया इस चीज का दो, अगर गाड़ी तुम्हें जल्दी चाहिए तो 2 लाख रुपया इस चीज का दो। तो कह रहे कि यार अगर ऐसा है और कोई इस वक्त कंपनी आए और आकर गाड़ियां लॉन्च करे पाकिस्तान में और कहे यार नहीं हमारी शोरूम पे गाड़ी अवेलेबल है, पैसे दें अभी ले जाएं, कोई चक्कर नहीं। तो ये वैल्यू ऐड करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। बस वो असल में सोचा इसलिए नहीं है कि वो देखते हैं कि क्योंकि उन्हीं की अलाइड वो है ना, ये कार्टेल बना हुआ है, उस कार्टेल में जो भी आता है उसे कहते हैं ठहर जो भाई, सारों का बिजनेस क्यों खराब कर रहे हो, हम इससे एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ, तुम्हें पैसा बुरा लगा। द प्रॉब्लम इज दिस। और ये कार्टेल इतना ज्यादा मजबूत है कि ये ना सिर्फ आपस में कार्टेल बना लेते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्टेल बना लेते हैं। ये इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं कि ये अरबों रुपया जो है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को, मिनिस्टर्स को, सिटिंग गवर्नमेंट को पैसा लगाते हैं कि आप अलाउ ना करें इंपोर्ट, गाड़ियों की इंपोर्ट बैन कर दें। अब जाहिर है कहीं हमने शुगर कोटिंग तो करनी है ना, कहीं हम कह देंगे अच्छा जी वो तो फॉरेन रिजर्व बचा रहे थे, वो तो डॉलर बचा रहे थे, हाँ वो भी हो रहा होगा, लेकिन डॉलर तो हम आज बचा रहे हैं। ये तो जब से पाकिस्तान बना है हम गाड़ियां आने नहीं देते पाकिस्तान में। होना क्या चाहिए कि कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वो कहे यार नहीं हम इंपोर्ट तो नहीं अलाउ करें, बिल्कुल ठीक है, ये मुल्क की इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप शोरूम पे गाड़ी बेचेंगे, बस लिस्ट प्राइस पे शोरूम पे बिकेगी। हर इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना के शोरूम पे लाती है ना। ब्रेड वाला सुबह रात को सारी रात वो बेचारा काम करता है, आपको सुबह फ्रेश ब्रेड डिलीवर करता है, ऑन पे मिलती है ब्रेड नहीं। ये टीवी, एसी, मोबाइल, कौन सी चीज हम ऑन पे खरीद रहे हैं? वाई व्हीकल ओनली। कहीं तो प्रॉब्लम है ना। कोई और प्रोडक्ट बताएं जो आपको ऑन पे मिल रही है। हर प्रोडक्ट तैयार होके शोरूम पे पड़ी है, अपनी लिस्ट प्राइस पे पड़ी है, बल्कि बार्गेनिंग करके डिस्काउंट पे पड़ी है। गाड़ी क्यों नहीं ऐसे पड़ी? इसका मतलब है कहीं सिस्टम में खराबी है, तो वो उस वजह से ऐसे हो रहा है। अच्छा जी, तो डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज, और इस सर्विसेज से मुराद आफ्टर सेल सर्विसेज है। कि कल भी हमने बात की थी कि अगर आफ्टर सेल आपकी स्ट्रांग है तो एक बड़ा अहम आपके पास फीचर आ गया, आप वैल्यू ऐड करने का एक बेहतरीन जरिया तो यही बात हो सकती है। फिर उसके बाद बुक ने अगर आप आगे चलेंगे तो एक दो चीजें और डिस्कस की हैं, यूजिंग वैल्यू चेन एनालिसिस। अभी उसने कहा कि सवाल में हम क्या कर रहे होंगे, एग्जाम में क्या कर रहे होंगे। द वैल्यू चेन मॉडल कैन बी यूज्ड टू मेक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी किसी कंपनी की स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस हमने देखनी हो तो हम क्या करेंगे। फॉर ईच पार्ट ऑफ वैल्यू चेन, ईच पार्ट ऑफ वैल्यू चेन का मतलब है वो 9 चीजें, ठीक है। प्रोवाइडिंग आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन असेस द परफॉर्मेंस। वो कहते हैं जब आपने वैल्यू चेन लगाकर परफॉर्मेंस असेस करनी हो तो आप इन सवालों का जवाब हर पार्ट के लिए अलग अलग ढूंढ लें तो पता चल जाएगा कि वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया। हाउ इज वैल्यू एडेड बाय दिस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, क्या मतलब, जैसे अभी हम बात करते हुए आ रहे थे कि हमारे पास वैल्यू चेन में कौन कौन से पार्ट आ गए हैं, हमें देखना है इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या वैल्यू ऐड कर रही है, कोई कर भी रही है कि नहीं कर रही है। वो कहते नहीं यार हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। ना हम मार्केट से हट के कोई परचेजिंग कर पा रहे हैं कि हमारी परचेज लो क्वालिटी की, लो प्राइस हो जाए, ना मार्केट से हट के हम कोई क्वालिटी लेकर आ रहे हैं। एक है आप मतलब फर्ज कर लेते हैं, फिर कोई और इस तरह की एग्जांपल ले लें, कौन सी ले लें, कॉफी की एग्जांपल लेने चले, कोई कॉफी शॉप, कौन सी कॉफी शॉप आ गई जी हैं, सेकंड करने को चल ले रहे हैं यार, ग्लोरिया जीन्स ले रहे हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं यार हमारे कॉफी बीन्स जो है ना, दुनिया के सबसे यूनिक कॉफी बीन्स हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया के में सबसे बेहतर क्वालिटी फलां मुल्क में प्रोड्यूस होती है और वहीं के हम बीन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है ये कह रहा है कि हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक वैल्यू क्रिएट कर रही है। फिर वो कहते हैं कि यार उन बीन्स को रखने के लिए फलां सिक्योरिटी में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये हमारा जनाब ये स्टैंडर्ड है, ये एसओपी है और ऐसे हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक की कि यहां से वैल्यू क्रिएट हो रही है। ठीक होगी बात। फिर ऑपरेशंस, फिर हम कहते हैं नहीं आप जो हमारे पास इक्विपमेंट है कॉफी मेकिंग के लिए, जो बीन्स को रोस्ट करने का हमारा इक्विपमेंट है, जो कॉफी को बनाने के लिए जो मशीनरी है, ये दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, ऐसी मशीनरी किसी और के पास अवेलेबल नहीं। हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर एडिंग वैल्यू। लास्ट टाइम मैंने वो जब हम कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बात कर रहे थे तो मैंने मर्सिडीज की आपको मैन्युफैक्चरिंग की एक वीडियो सेंड की थी। एक्चुअली वो क्या था, ऑपरेशंस, कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कहां लीड कर रहे हैं, क्या बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं? अगर बाकी ऐसे नहीं कर रहे तो फिर आपका ऑपरेशन जो है वो वैल्यू क्रिएशन कर रहा है, आप एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकेंगे कस्टमर से।
आप अपना ब्रांड ऊपर लेकर जा सकेंगे। आप बताएंगे यार ये हमारा बिल्कुल जो है ना फ्लॉलेस हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। ऑपरेशन से मुराद ये है। और अगर आप भी सब कुछ वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो फिर हम कह रहे होंगे कि ठीक है हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन डिवीजन है ना, ये अलग से वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, बल्कि हम रूटीन में काम कर रहे हैं, जैसे बाकी काम कर रहे हैं ऐसे हम काम कर रहे हैं। कोई हमें एज नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई हमें वैल्यू एडिशन अलग से नहीं प्रोवाइड कर रहा। फिर प्रोडक्ट बन गई है तो हमारे पास उसको डिलीवर करने, वो कह रहा है आपको यही बात वो समझा रहा है कि सवाल में आपने अलग अलग इनका आंसर देखना है। हाउ इज वैल्यू एडिड बाय दिस पार्ट ऑफ वैल्यू चेन, अलग 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 हर पार्ट को देखें कि ये पार्ट कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है या नहीं कर रहा। सर अगर हम कॉफी करते हैं, हम कस्टमर को ये थोड़ी बता देते हैं आप कौन से नहीं बता रहे होते हैं। आप किसी भी कॉफी शॉप से जाके पूछे, आपसे पूछे कि बीन्स आप कहाँ, बल्कि जो हाई एंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो तो अपनी एड में बताएंगे कि फला जगह के हम यूज कर रहे हैं। अब वो हमारे यहाँ क्योंकि अब वो रह नहीं गया, इंपोर्ट के ऊपर आजकल थोड़ी पाबंदी और वो वाले मसाइल हैं, वरना जो अच्छा पिज्जा बनाने वाला था वो आपको बताता था कि मैं कहाँ की चीज यूज कर रहा हूँ। जाहिर है उसने इसी को तो एक्सप्लॉइट करना है ना, उसने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कैसे करनी है, उसने बताना है कि यार मैं ऑस्ट्रेलियन चीज यूज कर रहा हूँ, मैं हॉलैंड की फला चीज यूज कर रहा हूँ। ये जो हार्डीज जब आया, हार्डीज ने सबसे पहले एक काम शुरू किया, आपको कर्ली फ्राइज प्रोवाइड करने शुरू किए और ऑनियन रिंग प्रोवाइड करने शुरू किए, और उन्होंने बताया कि हम हॉलैंड के आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लैम वेस्टर्न वॉज द कंपनी, तो उन्होंने बताया कि हम लैम वेस्टर्न कंपनी के आपको यूज करवा रहे हैं। फिर ही तो कस्टमर पे करने के लिए तैयार होगा ना, ठीक है ना। अच्छा जी, नंबर 2 आ गया जी, हैव द एंटिटी बीन सक्सेसफुल इन एडिंग वैल्यू इन दिस पार्ट, कि ये कुछ हमने किया तो है, लेकिन क्या इससे हम वैल्यू ऐड भी कर पाए कि नहीं कर पाए, इसको असेस करें, पता चलेगा। हैव द एंटिटी बीन मोर सक्सेसफुल देन इट्स कंपेटिटर, ये वही वाले सवाल हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका आपको यहां समझाया जा रहा है। फिर इसके बाद आप किताब में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि एक अदद कॉफी शॉप ही की एग्जांपल है इसके नीचे, हैं, ठीक है। तो एक कॉफी शॉप ही की एग्जांपल है। यहां से पता चल रहा है कि एग्जामिनर आपको चाह रहा है कि इस तरह का कोई कॉफी शॉप, कोई बर्गर शॉप, कोई और इस तरह का कॉलेज, कोई और इस तरह का पिज्जा शॉप, आपको इस तरह के किसी बिजनेस को वैल्यूएट करना आता हो और आप उसके ऊपर बात कर सकते हो। अच्छा, इसका एक आसान हल ये भी, अगर कोई थोड़ा सा ऐसा सवाल आ जाए, अगरचे शुरू की अटेम्प्ट में ऐसा सवाल नहीं आता, तो होगा वो ऐसा बिजनेस नहीं होगा जिसमें से आप कभी गो थ्रू ना किए हो, आपके इर्द गिर्द रहने वाला बिजनेस ही होगा एग्जाम में जब भी आएगा, ताकि आपको थोड़ा उसका नॉलेज हो। तो आपने फौरन से खुद को कस्टमर समझना है और आपके जहन में, दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि यार जब वैल्यू चेन एनालिसिस की बात आ रही है तो मुझे ये 5 बातें सोचनी है। तो बस अब जो आपके ध्यान में आ रहा है, यार ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये आप लिखना शुरू कीजिए, चल जाएगा कि क्या आप कर रहे हैं। वो कहता है जी एक शू मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी आई है, वो शूज बनाती है। अब सबसे पहले आपने देखना है यार शूज की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, किस कस्टमर की बात हो रही है, किसकी नीड्स की बात हो रही है। मतलब एक शूज हो सकते हैं वो हम टीचर्स के लिए बने हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा कि हमारे में से अक्सर टीचर ने ये शूज पहने हुए होंगे, ठीक है ना। जो भी टीचिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है वो मोर और लेस इस तरह के शूज पर खड़ा हुआ होगा, बिकॉज उसे पता है हमारी शूज की नीड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो हमारी शाम में किसी पार्टी में जाने के वक्त शूज की नीड है वो और हैं, और ड्यूरिंग टीचिंग हमारी शूज की नीड और है। एक एथलीट के शूज की नीड और है, एक हाइकिंग करने वाले बंदे के शूज की नीड्स और हैं, एक फैशन में जो बंदे ने किसी फंक्शन में जाना है उसके शूज की नीड और है। तो अब देखना पड़ेगा, हम ले रहे होंगे, हम शूज लेने जाएंगे तो हम देखेंगे कि यार इस शूज में शॉक एब्जॉर्बिंग क्वालिटी क्या है, इसके अंदर मेमोरी फोम का यूज हुआ है नहीं हुआ, फलां चीज हुई फलां चीज हुई। तो पता चलेगा 2-3 ब्रांड के सिर्फ 1-2 शूज ऐसे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा शूज का कलर, फैशन, लुक सब पे सैक्रिफाइस करेंगे वो वाले शूज जो हमने ड्यूरिंग टीचिंग यूज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वैल्यू एडिशन उसमें वो कंफर्ट है जिसके सहारे हमने दिन में 5-6-8 घंटे खड़े होना है। हमें ना उसकी लुक चाहिए ना कोई और चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब टीचर मोर और लेस थोड़े से दिनों के बाद, जब पहले 3-4 साल टीचिंग करने के बाद फिर उन्हें समझ आती है कि नहीं, सारा टीचर ने सारी टीचिंग 2 चीजों पर खड़े होकर करनी है, एक उसने अपने गले से करनी है, दूसरे उसने अपने शूज पे करनी है। तो वो नीड्स आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो एक्चुअली अगर आप किसी भी सिनेरियो बेस में खुद को कस्टमर एज्यूम कर लें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या करना है। गाड़ी में खुद को कस्टमर एज्यूम कर लें, मोबाइल में खुद को कस्टमर एज्यूम कर लें, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जिक्र आ रहा है, कोई सीए का जिक्र आ रहा है, कोई ऑडिट फर्म का जिक्र आ रहा है, खुद को कस्टमर एज्यूम कर लें वहां का, तो आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि वैल्यू एडिशन कैसे हो रही है। सर कोई ऐसा बिजनेस आ जाता है जिसमें कस्टमर रहे ही ना हो, फिर हम कैसे कस्टमर को
कोई बात नहीं, अगली अटेम्प्ट में उससे बेहतर सवाल ऐसा किया जा नहीं, मैंने पहले इतना बड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाया था कि एग्जामिनर हमेशा ऐसा बिजनेस पिक करता है जो स्टूडेंट के इस लेवल पर एटलीस्ट वो इमेजिन जरूर कर सकता हो। सीए फॉर्म की बात करें, वहाँ तो कभी सीए फॉर्म की नहीं गई। कोई बात नहीं, अब आप पढ़ रहे हैं ना, ऑडिट पढ़ रहे हैं, सीए को जानते हैं, सीए को मतलब आपके पास है। अब फर्म में आप अगर कस्टमर होंगे यानी ट्रेनिंग स्टूडेंट होंगे, आपकी ख्वाहिशात क्या होंगी? या टाइम पे छुट्टी मिल जाए करे, या लर्निंग मिल जाए, स्टाइपेंड टाइम पे मिल जाए, इस तरह की बातें होंगी ना। तो ये देखें आ रही है ध्यान में। एक्चुअली फर्म में नहीं घुसेगा, वो कॉलेज में आएगा जहां के आप कस्टमर होंगे, वो किसी पिज्जा शॉप में घुसेगा, वो किसी कॉफी शॉप में घुसेगा। एक ट्रेंड ना उस किताब के अंदर वो फुटप्रिंट्स उसके छोड़ जाता है। एक्चुअली वो जो हम बार बार एक बात कहते हैं, और ये थोड़ा डिफरेंट फीचर है हमारा, हम हर वक्त आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के फजाइल बयान कर रहे होते हैं, और बाकी सारी इंडस्ट्री, बाकी सारे टीचर अपने किताब, अपनी नोट्स के फजाइल बयान कर रहे होते हैं। मेरा मानना है, ये इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट देकर आएंगे, आप भी इसके कायल हो जाएंगे, आई कैप ने एग्जाम के सारे फुटप्रिंट्स इन पेजेस के अंदर छोड़ रखे हैं। उसने किस तरह के बिजनेसेस डिस्कस करने हैं, उसको किस लेवल पे डिस्कस करना है, ये सब कुछ यहां लिखा हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आप इसको ये स्लाइड समझाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां हम टीचिंग का आर्ट बीच में इंसर्ट करके उसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, दिल में आपके बात चली जाए, कुछ लेक्चर के दौरान कुछ चीजें रिटेन हो जाएं। लेकिन बेंचमार्क ये नहीं है, बेंचमार्क ये नहीं है, बेंचमार्क किताब है। इनका 90% सोर्स आई कैप की किताब है। हाँ, हम उसमें कहीं टीचिंग स्किल ऐड कर रहे हैं, कहीं और कोई छोटी मोटी कंपैरिजन में बातें बेहतर समझ आती हैं, उन्हें कंपैरिजन में ले आते हैं, इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं उसने फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए हुए, हमें लगता है ये 4P एक ही नजर में देखकर बच्चे को जल्दी रिटेन हो जाएंगे, बस इतना सा है। लेकिन आपने बिजनेसेस देखने हो, आपने एग्जांपल्स देखनी हो, किस तरह की बात करेगा, तो वो आपको सारा एग्जाम के सारे फुटप्रिंट्स इस किताब में मौजूद हैं। इसके अंदर से एग्जाम आ रहा होगा, इस बात को याद रखें। कल मुलाकात होगी, पक्की बात है कि अगले वीक ईद के बाद मुलाकात होगी? कल होगी मुलाकात, ओके जी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। यहां से आगे